देखिए प्रत्यास्थता का जो चैप्टर है, प्रत्यास्थता का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। और इसमें प्रत्यास्थता के उपयोग आपको बता दें तो एकदम ये चैप्टर अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी कुछ लोगों ने पूछा है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर सूत्र पर रहे तो आप केवल गुणा भाग करना है, तो गुणा भाग तो करके आप निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा तो 4 से क्वेश्चन जो है बता दूं कैसे आप रखेंगे, सूत्र कैसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल आप जो है प्रयास कीजिए कि अधिकतम लगाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोग पूछेंगे न्यूमेरिकल तो मैं एक दिन में 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल यही बता पाऊंगा, और 50 न्यूमेरिकल आप ऐसे पूछेंगे तो फिर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल पर 20 दिन लग जाएंगे। समझ रहे बात? तो ज्यादा प्रयास करके आप लगाइए न्यूमेरिकल, जो ना आए वो ग्रुप में डालिए, मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। ज्यादा न्यूमेरिकल इसी सूत्र पर ही बिल्कुल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिलहाल प्रत्यास्थता का उपयोग बताते हैं आपको। प्रत्यास्थता के उपयोग, देखिए प्रत्यास्थता के उपयोग में पहला उपयोग जो इसका है वो है ट्रेनों की, ठीक है, धात की रस्सियां, ठीक है, क्रेनों की धात की रस्सियां। देखिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो क्रेनें होती हैं, मशीनें, क्रेन, ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है कि एक स्थान से वस्तु को उठा करके दूसरी जगह पे रख दिया जाता है, ठीक है ना। एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया जाता है, ठीक है ना। अरे लोहे के बड़े बड़े जो गर्डर होते हैं वो क्रेन के माध्यम से उठाए जाते हैं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस क्रेन में क्या होता है कि स्टील धातु, उसमें रस्सी जो है वो रबर की रस्सी या जो है किसी ऐसे पदार्थ की रस्सी नहीं होती है जिसको आप जो है वो आसानी से तोड़ सके, टूट जाए वो। उसमें धातु की यानी स्टील की मोटी मोटी रस्सियां लगी होती हैं, मतलब धातु की रस्सियां होती हैं वो, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से उठाते हैं। अगर वो रस्सियां पतली हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को उठाने में टूट जाएंगी, और बहुत ज्यादा मोटी अगर है तो फिर ज्यादा धातु का इन्वेस्टमेंट बिना मतलब का होगा। इसलिए इतनी मोटाई उन धातु की रस्सियों की हो जिससे कि वह जो वजन आप उठा रहे हैं उस वजन को वो आसानी से ले सके, उस वजन को आसानी से ग्रहण कर सके, और टूटे न टूटने से ही बच जाए। क्योंकि जो रस्सियां हैं उन रस्सियों का जो वृत्तीय सिरा होता है इसी पर तो भार पड़ता है ना। रस्सियों का जो वृत्तीय सिरा है इसी सिरे पर भार पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा भार होगा तो क्या होगा, प्रतिबल ज्यादा काम करेगा, और अगर प्रत्यास्थता वाला गुण इनका नष्ट हो गया तब फिर ये टूट जाएंगी, धातु की रस्सियां टूट जाएंगी और आप उस वस्तु को उठा नहीं पाएंगे। तो अगर हमको एक निश्चित वजन को उठाना है, मान लीजिए हमको 10 टन वजन उठाना है, 10 मीट्रिक टन या 10 टन, 10 टन का मतलब हो गया 10,000 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होता है, तो 10 मीट्रिक टन में 10,000 किलोग्राम हो गया। अब 10,000 किलोग्राम वजन आपको उठाना है उन रस्सियों के माध्यम से, तो उन रस्सियों की त्रिज्या या उन रस्सियों की मोटाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो 10 मीट्रिक टन उठाने के बाद, वजन उठाने के बाद वो टूटे ना। इसका अगर इसको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्यास्थता का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, और इसका उपयोग जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो करते हैं। समझ रहे बात को? क्या होता है कि अगर किसी धातु की रस्सी के माध्यम से जो क्रेन में लगी हुई है वजन को आप उठाते हैं, तो उस धातु की रस्सी के सिरे पर लगने वाला जो प्रतिबल है, क्या है, प्रतिबल, वह प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इसका जो प्रतिबल है
वो 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका जो प्रतिबल है जो आपने लगाया हुआ है वो 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और प्रत्यास्थता की सीमा इसके 8 न्यूटन की है, तो क्या होगा, टूट जाएगा ये, समझ गए। इसलिए प्रतिबल जो होता है रस्सी पर लगाया गया जो प्रतिबल है, प्रतिबल ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, किसके बराबर कम होना, बराबर या कम होना चाहिए, ये प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा से कम होना चाहिए या उसके बराबर होगा तो भी चल जाएगा। समझ गए बात को। प्रतिबल जो होता है मतलब रस्सी के सिरे के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रतिबल, ये जो है प्रत्यास्थता की सीमा से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज्यादा होगा तो टूट जाएगा तुरंत। और प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल का मतलब होता है कि रस्सी के सिरे पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल मतलब क्या, वही भार, भार का मतलब जो भार उठा रहे हो, जैसे आप 10 टन वजन उठा रहे हैं तो उसी का भार तो पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्रतिबल मतलब भार, क्योंकि उसी से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है रस्सी में, तो भार बटे यहां पर है तार के सिरे का क्षेत्रफल, तार के सिरे का क्षेत्रफल, ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, प्रत्यास्थता की सीमा के, प्रत्यास्थता की सीमा से ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भार यहां पर है ना, मान लीजिए आप उठा रहे हैं 10 मीट्रिक टन, अब 10 मीट्रिक टन आप भार उठा रहे हैं तो कितना किलोग्राम हो जाएगा, 10,000 किलोग्राम हो जाएगा भार। W इक्वल टू क्या होता है, mg, W इक्वल टू भार क्या होता है, mg, तो mg में m हो गया 10,000 किलोग्राम, g का मतलब हो गया 9.8 होता है g, अप्रॉक्सीमेट हम 10 ले लेते हैं, 10 हो गया, बटे तार के सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, क्या होगा ये, तार के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ सीमा है ना, स्टील के लिए, स्टील याद कर लीजिए, याद नहीं करना है वो दिया रहता है आपको, याद नहीं करना ये सब चीजें। प्रत्यास्थता की सीमा स्टील की होती है 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये स्टील के प्रत्यास्थता की सीमा होती है 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये स्टील के प्रत्यास्थता की सीमा है, समझ गए। तो अब इतने की वैल्यू जो है वो इससे कम या बराबर होनी चाहिए, इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां ले आइएगा, तो क्या हो जाएगा, अब जब यहां चला जाएगा ये तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, भाई जब यहां चला गया तो ये ग्रेटर हो गया ना, फिर ये ग्रेटर हो गया है, तो पाई r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहां क्या होगा 10,000 था ना, 1 लाख हो गया, ये गुणा कर दिया हमने, बटे इसको लाइन नीचे कर दीजिए तो हो गया 3 × 10⁸, ठीक होगा, या पाई r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10/3, इसको अलग कर लीजिए और यहां पर 10 यहां 4 जीरो बचा होगा, 10⁴ हो गया, ये ऊपर गए 10⁻⁸ होगा, तो यहां बचेगा 10⁻⁴, ऐसे बचेगा, या पाई r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 3.16 होगा या 3.33 होगा ये, ठीक है, 3.33 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁴ हो गया, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई
पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, देख रहे हैं 3.14 हो जाएगा। अब यहाँ पर r² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो निकालेंगे तो 3.33 है ये, और ये 3.14 है। डिवाइड आप करेंगे इसको, तो डिवाइड करने का ये लगभग 1 होगा 3.33 में, और 3.14 डिवाइड करेंगे तो 1.023 ऐसे आएगा। तो एग्जैक्टली 1 होगा तो 1 × 10⁻⁻4 होगा, तो क्या हो गया 10⁻⁻4 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, r की ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, इसका वर्गमूल लेंगे 10⁻⁻2 मीटर में आएगा, ठीक है ना, ये मीटर में आएगा। या r की ग्रेटर देन इक्वल टू, यह मीटर है, इसको बना दो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा या बराबर, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अर्थात उस धातु के तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से अधिक अथवा 1 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब न्यूनतम जो त्रिज्या है वो धातु की अगर 1 सेंटीमीटर है तो क्या होता है, वो 10 मीट्रिक टन भार उठाने में सक्षम हो जाती है, समझ गए। अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या भार उठाने में सक्षम है तो उसको सुविधा के लिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, है ना। लेकिन 10 का 15 का नहीं लेंगे कि आप अंदाज न पाए। अगर आपको प्रत्यास्था ज्ञान नहीं है तो आप 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु रस्सी ले लेंगे कि हो सकता है इतना भार ही उसको सहन कर पाए, है ना। लेकिन अगर आपको टेक्निकल जानकारी है और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर अगर है तो उसके भार को सहन कर सकता है, तो सुविधा के लिए आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले सकते हैं। तो धातु की जो क्रेनें होती हैं जो 10 मीट्रिक टन भार को उठाती हैं, उनमें धातु की त्रिज्याएं, मतलब धातु की रस्सियों की त्रिज्याएं लगभग 3 सेंटीमीटर ली जाती हैं, ठीक है। तो पहला उपयोग हो गया इसका कि धातु क्रेन जो होती है उनके धातु की रस्सियां जो होती हैं उनकी मोटाई ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए दूसरा इसका उपयोग जो है, ठीक है, इसका जो दूसरा उपयोग है, इसका प्रत्यास्था का दूसरा उपयोग जो है ये है पुलों की डिजाइन में, है ना। पुलों की डिजाइन, पुलों की डिजाइन तैयार करने में, ठीक है। दूसरा इसका जो उपयोग है वो है पुलों की डिजाइन तैयार करने में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इंजीनियर जो है वह किसी नदी पर बने हुए पुल को तैयार करते हैं तो उस अवस्था में पुलों की जो डिजाइन होती है वह किस प्रकार रखी जाए जिससे वह ज्यादा से ज्यादा भार को सहन कर सके। वास्तव में पुल पर जो गाड़ियां जाती हैं, है ना, वो एक साथ कई गाड़ियां जाती हैं, बहुत ज्यादा वजन पड़ता है उस पर, तो पुल की चौड़ाई पर, कहने का मतलब पुल पर जो वजन है आपका वो बीम पर ही तो रहता है, तो बीम जो पर जो पुल का जो वजन है वो बीम पर रहता है, तो पुल की चौड़ाई पर, पुल की मोटाई पर और जो बीमें लगी होती वहां पर उनके झुकाव पर, पुल का झुकाव जो है, बीम का झुकाव किस प्रकार से रखा जाए कि वो अधिक से अधिक भार को सहन कर सके, ज्यादा से ज्यादा भार को वो सहन कर सके। इसको देखने के लिए आप बीम की मोटाई, ठीक है, और पुलों की चौड़ाई, पुलों की मोटाई, पुलों का जो मतलब बीम का झुकाव, ये कई जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से रखी जाएं कि ज्यादा से ज्यादा भार जो है वो सहन कर सके। कौन सहन कर सके? यही पुल आपका सहन कर सके, ठीक है बात। तो यह सब इसके लिए एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला आपको नहीं बता रहे हैं, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि पुलों की डिजाइन तैयार करने में जो इंजीनियर होते हैं वो प्रत्यास्था का उपयोग करते हैं, बस इतना आप जान लीजिए बस, और बहुत ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है।
अगला जो है आपका तीसरा जो उपयोग इसका है वो है पहाड़ों की ऊंचाइयों का अनुमान लगाने में। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई का अनुमान लगाने में। कहने का मतलब यह है कि पर्वत की ऊंचाई तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, पर्वत की ऊंचाई एग्जैक्ट नहीं ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन आप प्रत्यास्थता की जानकारी अगर आपको है तो उस पर्वत की अप्रॉक्सीमेट ऊंचाई कितनी हो सकती है इसका ज्ञान आपको हो सकता है। पर्वत की ऊंचाई कितनी हो सकती है इसका ज्ञान आपको हो सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए, पर्वत जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वो सीधे ऐसे ऊंचे तो होते नहीं। पहाड़ तो आपने देखा ही होगा अपने जीवन में कभी न कभी, है ना, या देखेंगे। पहाड़ सीधे ऐसे नहीं होते, बल्कि पहाड़ जो है वो ऐसे तिरछे होते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे तिरछे पहाड़ होते हैं। ठीक है, और जो पहाड़ तिरछे होते हैं, इस पूरे पहाड़ का दाब कहां पड़ता है? तली पर पड़ता है ना भाई। यहाँ का जो पहाड़, यहाँ दाब यहाँ पड़ेगा, यहाँ दाब यहाँ पड़ेगा, यहाँ दाब तो वर्टिकली पड़ता है, डाउनवर्ड। दाब क्या कहां होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ता है। तो पूरे पहाड़ का जो भार है ना, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, अर्थात जो दाब है पहाड़ द्वारा, वो कहां? पेरी पर पड़ेगा। और क्या है, ये पड़ तो नीचे रहा है, लेकिन अगर ऐसे वर्टिकल होता तो दाब नीचे की तरफ पड़ता और ये बस फिसलती ना या खिसकती ना। लेकिन चूंकि ये तिरछा है ऐसे, इसलिए जब दाब पड़ेगा तो नीचे की चट्टान खिसकने का प्रयास करती है। इसे कहते हैं पहाड़ों का खिसकना। और पहाड़ों के खिसकने से बहुत भयंकर घटनाएं हो जाती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, वहां पर पहाड़ों के खिसकने से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। बड़े बड़े पहाड़ के जो शिलाखंड होते हैं, वो बहुत मकानों पर गिर जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों पर गिर जाते हैं, तो जनधन की बहुत हानि होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ऊपर से दाब पड़ रहा है, उससे क्या होता है कि एक प्रतिबल काम कर रहा है नीचे की तरफ। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल। क्या उसका नाम है? अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल उसका नाम है। अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला स्पर्श रेखीय बल है, उसे क्या कहते हैं? हम अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और ये कहां से आता है? जो ऊपर से कोई दाब पड़ रहा है, वो चट्टानों को, नीचे की चट्टानों को खिसकाने का प्रयास करता है। तो इसी प्रतिबल को हम क्या कहते हैं? अपरूपक प्रतिबल। तो जो दाब हमारा है, ठीक है, ऊपर से पड़ने वाला जो दाब है, वह अपरूपक प्रतिबल से कम होना चाहिए। अगर ऊपर से पड़ने वाला दाब अपरूपक प्रतिबल से कम है, तब उस अवस्था में क्या होता है? क्या होगा उस अवस्था में? चट्टान आपकी नहीं खिसकेगी। और अगर दाब ज्यादा हो गया, अपरूपक प्रतिबल कम है, तो खिसका देगा चट्टान को। इसका मतलब चट्टानों के न खिसकने के लिए आवश्यक शर्त एक है कि जो दाब है, दाब कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब कैसे निकलेगा? H रो G वाले फार्मूले से। आपको याद है ना, द्रव दाब वाले में पढ़ा होगा आपने इसको। H रो G, हो सकता है हाई स्कूल में आपने HDG पढ़ा हो। तो रो घनत्व है। किसका घनत्व है ये? अरे वही चट्टान का घनत्व है, चट्टान की डेंसिटी है ये। ठीक है, तो H रो G आपका ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? इसके बराबर कम होना चाहिए। ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल कर सकते हैं। स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल, स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल H रो G लेस देन और इक्वल टू स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, या H रो G इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो होता है चट्टान के लिए पता है, ये वेल नोन है। ठीक है, कितना होता है? 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल है। इसका चट्टान का इससे ज्यादा प्रतिबल लग जाएगा तो खिसक जाएगी।
मतलब जो दाब है इससे कम ही होना चाहिए, या h इज लेस देन इक्वल टू 3 × 10⁸ अपान रो। रो जो है लगभग ये आपका होता है 3.3 होता है, 3.3 × 10⁴ रो की वैल्यू होती है, मतलब चट्टान की डेंसिटी, चट्टान का जो घनत्व तो निकाला जाता है ना ये। तो चट्टान जो हमारे पास सामान्य से पहाड़ होते हैं, अलग अलग चट्टानों की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो एक सामान्य से चट्टान होती है आपकी, है ना, वो क्या होती है 3.3 × 10⁴। ये डेंसिटी हो गई, जी का मान हो गया आपका 10, ठीक है ना, ये 3 होता है 3। तो डिवाइड करेंगे तो लगभग में, अब 3.3 है, ये 3 है, आप काटेंगे तो वैसे इससे कम आएगा, अप्रॉक्सीमेट हम ले रहे हैं इसको, 10⁴ हो जाएगा मीटर में। अच्छा 4 ही होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ठीक है ना। 3.2 10⁴ या 3 होगा, 10⁴ मीटर आएगा, ठीक है। 10⁴ मीटर को आप बना लेंगे किसमें, इसको बना लेंगे आप किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा ये 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जो है वो पहाड़ की ऊंचाई या पर्वत की ऊंचाई हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट है। तो पर्वतों की ऊंचाई का अनुमान भी हम लगा सकते हैं अगर उस चट्टान की डेंसिटी हमको पता है, और साथ ही साथ जो है वो अपरूपक प्रतिबल पता है। तो जो चट्टानें होती हैं उनके लिए अपरूपक प्रतिबल तो फिक्स होता है, इतना अपरूपक प्रतिबल अगर है, इससे ज्यादा काम करेगा तो चट्टान जो है दाब इससे ज्यादा काम करेगा, चट्टान खिसक जाएगी, कम कार्य करेगा तो नहीं खिसकेगी। और डेंसिटी चट्टान की अलग अलग होती है, लेकिन सामान्य चट्टान की डेंसिटी आपकी कितनी होती है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, अर्थात ये चट्टान हमारी एवरेस्ट से ऊंचे पहाड़ की चट्टान है। कहने का मतलब इस पहाड़ की ऊंचाई 10 किलोमीटर से के आसपास हो सकती है। तो कहने का मतलब ये प्रत्यास्थता के उपयोग हैं, दैनिक जीवन में ही बहुत सारे उपयोग प्रत्यास्थता के हैं। क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कुछ आए भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है।